अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज के सेशन की होस्ट रुमाइज़ा तनवीर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और एज अ होस्ट काम कर रही हूँ ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन और सैंडबॉक्स में। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है डॉक्टर सोबिया इकराम, Senior Lecturer at Rifa International University, National Trainer of Addiction Treatment at United Nations Office on Drugs and Crimes. She is also a consultant clinical psychologist at Rehab Program. She is Executive Director of Focus on Life Rehabilitation Center and former Director of Rehab Program at Global Welfare Organization. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। First of all, ma'am, thank you so much time निकालने के लिए सेशन के लिए. We are very honored to have you as our guest. Thank you for inviting me, for giving me an opportunity to talk about something that is important और productive होगा माशरे के लिए. So thank you very much. ठीक है. So जैसे कि मैम हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा, तो ट्रॉमा पे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉमा होता क्या है. तो मैम आप ट्रॉमा को कैसे डिफाइन करेंगी? अच्छा, ट्रॉमा के ऊपर पहले तो ट्रॉमा को डिफाइन करने से पहले इसकी जरूरत पे भी बात कर लेते हैं कि है ही क्यों. जी जी. तो ट्रॉमा जो है, इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, उसका टायर पंक्चर हो गया है और आप एक सेंसिटिव इंसान हैं और आपके लिए वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ठीक है. और अगर वो वाकये की वजह से आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, उस ट्रॉमा की वजह से, टायर ब्रस्ट होने की वजह से या पंक्चर होने की वजह से किसी सुनसान इलाके में, और आपको बार बार वो सोच ही आ रही है कि मेरे साथ ये हुआ था, सो इट मीन्स कि दैट्स ट्रॉमा. And why we are talking here, and I really want to talk about on mass level. Why? Because पाकिस्तान जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इंसान ट्रॉमा से मेरा ख्याल है महफूज नहीं है. हर इंसान जो है जिंदगी के किसी ना किसी स्टेज पे ट्रॉमा फेस कर रहा है. हम लोग बिल्कुल इट्स अ काइंड ऑफ, वी आर लिविंग इन अ जोन वेयर ट्रॉमा इज prevalent, बहुत ज्यादा आम है और इसीलिए ट्रॉमा पे बात होनी चाहिए. एंड अगेन, मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये DSM जिसको कि सभी साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं. एवरी साइकोलॉजिस्ट, इवन ICD-10 के अकॉर्डिंग भी, सॉरी 11 के अकॉर्डिंग भी, नाउ ट्रॉमा जो है वो इट्स समथिंग जहाँ पे आपकी लाइफ में एक हादसा पेश आया है और ऐसा है कि आपकी अपनी बर्दाश्त के लेवल से वो ज्यादा है, ठीक है. ये नहीं है, बाजू का लोग क्या करते हैं कि जी मेरी जिंदगी में इतने हादसा हुए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. तुम जो है अपनी एक कोई प्यारी चीज टूटने या एक ब्रेकअप होने पे इतना प्रॉब्लम लेके बैठ गई हो, तो मैं तो ठीक हूँ, व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग. ठीक है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि नो, वी कैन नॉट से दैट. हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की कमजोरियां और प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ हैं. अगर एक इंसान बहुत जज्बाती है, अपने घर वालों से बहुत इश्क करने वाला है और उसकी फैमिली में से किसी की कोई अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है. एक इंसान है जो अपने प्रोफेशनल करियर से बहुत प्यार करता है, फैमिली उसकी सेकंड प्रायोरिटी है, तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसके लिए उस तरह से इतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास एक एसेट मौजूद है, एक जगह मौजूद है जहाँ पे वो सेफ फील करता है, तो वो अपने प्रोफेशनल करियर में मसरूफ हो जाएगा. और अगर उस तरह का बंदा जो अपने प्रोफेशन को अपना सब कुछ समझता है, उसकी लाइफ में अगर उसके प्रोफेशनल करियर में थोड़ा सा भी नीचे कोई भी एक अप्स एंड डाउन में से कुछ भी एक आजमाइश आती है ना, इट्स ट्रॉमा फॉर दैट पर्सन. और फिर वो ट्रॉमा जो है प्रोलॉन्ग करता है. और अगर हम थोड़ा और इंटेंस जाएं, तो ट्रॉमा जो है वो बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है. वालिदैन की लड़ाई को विटनेस करना, ट्रॉमा एक्सपीरियंस करना एक चीज है कि जी मैं, जिस तरह एक जगह अर्थक्वेक आया, हर चीज तबाह हो गई और आप भी उसी में शामिल थे, आपको भी जख्मी हुए, आपका भी घर तबाह हुआ. एक ये है कि वाइकेरियस ट्रॉमा, आप मुस्तकिल लोगों को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जी हर बंदा तकलीफ में है, ट्रॉमा में है,
तो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे जिनको मार नहीं पड़ी, जिनको ना कभी मार पड़ी है ना कभी डांट पड़ी है, लेकिन वो बार बार अपनी माँ को मार खाता देख रहे हैं, वो बार बार अपने वालिदैन को ह्यूमिलिएट होता देख रहे हैं, दैट्स अनदर ट्रॉमा। और उसके बाद फिर जब जड़ इस तरह से वीक होगी तो वो आगे कहाँ तक जाएगी, मे बी वी कुड टॉक अबाउट इट सम टाइम। सो दैट्स an introduction for the trauma, I guess. और ये बहुत 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 vast field है, and now it's time to talk about it on a on a level जहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करें और उसको एंड तक लेके जाए, so that हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रॉमा इन्फॉर्म सोसाइटी हो जाए। साइकोलॉजिस्ट ना कि सिर्फ चंद लोगों तक। बट तो आपने बताया कॉजेज थोड़े सा है कि किन किन कैसे कैसे ट्रॉमा हो सकता है। तो मैम इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? अगर कोई बंदा ट्रॉमा का शिकार हो सकता है तो वो किन किन स्टेजेस से गुजर सकता है ट्रॉमा की? वेल, ट्रॉमा की स्टेजेस मैं कोशिश ये करूंगी, बिकॉज दिस इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा टेक्निकल भी हो सकता है, उसका आंसर सिर्फ स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजी में फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इस सवाल के जवाब का टेक्निकल आंसर जो है वो हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। सो पहले बात आपका रिस्पॉन्स वो जिंदगी में हादसा आया और लेट्स से आपके किसी प्यारे की डेथ हो गई है और आप रो नहीं रहे, ठीक है। सो बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन पे अब नॉर्मल रिएक्शन देना या अब नॉर्मल सिचुएशन पे नॉर्मल रिएक्शन देना, ये दोनों ही पहली अलामत है, ठीक है। तो पहली स्टेज तो ये है कि जी आप डिनायल में जाएं, ठीक है, आप इनकारी हो जाएं, आप माने ही ना। दूसरी स्टेज फिर ये होती है कि आप लेकिन उसमें फिर एंगर आ जाए, मैं ही क्यों, व्हाई मी, व्हाई नॉट एनीबॉडी एल्स। और उस एंगर में भी फिर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, एंगर में गुस्सा, दुनिया को लेके गुस्सा बढ़ता जाता है। उसमें ये नहीं होता, और बाज़ औक़ात इसी एंगर में लोग अपने रब से दूर हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअली गुस्सा निकल रहा है, इमोशनली गुस्सा निकल रहा है, इवन अपनी बॉडी के ऊपर गुस्सा निकल रहा है। बॉडी पे गुस्सा कैसे निकल रहा है कि एक बच्ची है, वो वो टॉमबॉय होना शुरू हो गई है, जबकि शी वाज लाइक टोटली ओके, आई मीन उसके हार्मोनल भी वो ठीक थी, कोई उसका जेंडर आइडेंटिटी का भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो अपने बाल कटा रही है, वो चीजों को तब्दील कर रही है, वो अपनी वो ऐसी चीजों पे में इन्वॉल्व हो रही है जिसको हम रिस्क टेकिंग कहते हैं या रिबेलियस एटीट्यूड कहते हैं, जो माशरे के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंगर है और वो अभी तक एड्रेस ही नहीं हुआ। और ये वो स्टेज है जो प्रोलॉन्ग करके सालों तक चल भी जा सकती है, और मे बी कुछ ही अरसे में भी खत्म हो सकती है। सो इट डिपेंड्स, इंसान से इंसान पे वेरी करती है। साइकोलॉजी में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी रीजन यही है कि हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं, उसकी परसेप्शन, उसकी सोच का नजरिया मुख्तलिफ है, ठीक है। सो दूसरी स्टेज, फिर एक बारगेनिंग वाली स्टेज आती है कुछ लोगों की, वो फिर उसमें क्या करते हैं, लॉजिकल रीजंस ढूंढना शुरू कर देते हैं, रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, डेथ हुई है, अल्लाह की मर्जी थी, या वो बीमार था, वो तकलीफ में था, वो चला गया, यू नो। लोग भी हमारे आसपास सराउंडिंग में भी लोग आके हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। इट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट टॉक्सिक, ठीक है। बाज़ औक़ात ये रैशनलाइज करना भी जो है वो टॉक्सिक है। अब अगेन मैं इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगी कि हम जस्टिफिकेशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये जो हादसा मेरे साथ हुआ है इसके पीछे XYZ रीजन हो सकती है, ठीक है। तो जब तक तो वो आपको नॉर्मल रख रहा है, ठीक है, अगर आप उस रीजन पे मान रहे हैं, और अगर आप बज़ाहिर कह रहे हैं जी अल्लाह की मर्जी, लेकिन इंटरनली आप डैमेज हो रहे हैं, इंटरनली ही आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप बैठे हैं और आप बिल्कुल, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग है,
अच्छा, बाज़-औक़ात ये चीज़ तारीफ कर देते हैं ना लोग कि जी इस बंदे के रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग है। रिफ्लेक्सेस का मतलब है एकदम से हट जाना। आम आवाम के लिए, आम ऑडियंस के लिए कि अचानक कोई चीज़ है तो फौरन उस पे रिस्पॉन्स फौरन दे देना। अमूमी तौर पे जो लोग ट्रॉमा सफ़र करते हैं उनके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक जगह पे बैठे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। तो अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी झूठ बोल रही है और आप कह रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, ये जो इनकॉन्ग्रुएंस है ना, इट्स अनदर स्टेज। तो वो बार्गेनिंग भी जो प्रोलॉन्ग कर रही है वो टॉक्सिक है। तो रैशनलाइज करना, लॉजिकल रीजंस देना आपके ठीक है अगर आप मान रहे हैं विद इन योरसेल्फ, और अगर नहीं है यू नीड टू कनेक्ट एंड देन उसके बाद एक फेज, फिर थर्ड फोर्थ स्टेज में आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। अगर तो वो हेल्दी है, वो उसके अंदर रेजिलियंस है, वो बाउंस बैक अपनी जिंदगी के हालात से कर सकता है, तो वो निकल जाता है। और अदरवाइज फिर वो जो है उसी लूप में फंस जाता है और विशियस साइकिल बन जाता है। वो हर वो जगह अवॉइड कर रहा है, और अगर फेस भी कर रहा है तो बड़ा अजीब तरीके से कि उसकी बॉडी डैमेज है और वो दुनिया में जा रहा है। सो दीज आर द अगेन, ये इट्स नॉट टेक्निकल बट लोगों के लिए दीज आर फ्यू स्टेजेस कि जिनसे आप गुजरते हो। स्टेज आगे पीछे भी हो जाती है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, अगेन इट्स नॉट एब्सोल्यूट, बट इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैम, आपने इंट्रो में थोड़ी सी वजूहात बताई कि ट्रॉमा किन किन वजूहात से हो सकता है। एक, आपका इन्वायरमेंट आप पे बहुत इफेक्ट करता है, आप कुछ देख रहे हो बचपन में, जैसे आपने कुछ ऑब्जर्व किया है तो वो आप पे इफेक्ट कर रहा है, और आपके साथ इंसिडेंट कोई हुआ है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो आप पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा ट्रॉमा की कोई और वजूहात अगर हो सकती हैं तो वो प्लीज बताइएगा। इसको अगर मैं बड़े कम अल्फाज में मॉडल डिफाइन कर दूं तो इट्स बायोसाइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल। ठीक है, बायोलॉजिकली क्या है कि आपकी विरासत में भी, आपके जो बैकग्राउंड है उसमें भी बहुत से लोगों को कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है, या नफ्सियाती तौर पे थोड़े कमजोर हैं। ठीक है, और फिर वो पेरेंट्स या वो एंसेस्टर्स जो है, वो ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वहां से चीज चलती है। तो इट्स जेनेटिक नंबर वन। नंबर टू इन्वायरमेंटल, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद गो थ्रू किया या विटनेस किया। नंबर टू। नंबर थ्री क्या, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली आप बड़े सेंसिटिव से इंसान है, आपकी जिंदगी जो है बड़ी नाजों में पले पड़े हैं आप, आपका इन्वायरमेंट भी बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव सा है, और उसमें अचानक आपकी जिंदगी में ट्रॉमा आ जाता है। सो साइकोलॉजिकल में आपकी शख्सियत। दूसरा, आप बचपन से ही थोड़ा एंजाइटी वाले बंदे हैं, आप थोड़ा सा टिमिड से हैं, इंट्रोवर्ट टाइप हैं। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू यूज एज अ साइकोलॉजिस्ट लाइक इस वक्त, बट लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज आजकल कुछ ट्रेंड्स भी हैं, सो आई एम जस्ट यूजिंग दोस ट्रेंड्स। तो वो टिमिड हैं, वो चीजों को उस तरह से देखते हैं या जल्दी से पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसे लोग भी जो है वो उसका विक्टिम हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली। और उसके बाद है, या कोई बैकग्राउंड में ऑलरेडी स्ट्रेस चल रही है, या वो वैसे ही डिप्रेशन से सफर करे तो अचानक जिंदगी में हादसा भी आ गया। ठीक है, सो बायोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, आप वॉर जोन में रहते हैं, आप अफगानिस्तान के आसपास जो है उन जगहों पे रहते हैं, जिस तरह हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वॉर कितना अरसा रही। ठीक है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गुर्बत जो है वो अपनी, वो क्या कहते हैं ना, बिलो द बेल्ट, वो एक लेवल से भी नीचे है। ठीक है, शदीद गुर्बत जो है वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ज्यादा जहाँ पे पैसा होता है वहां पे निगलेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो ये कोरिलेट करते हैं दोनों चीजें। ये एक एलिमेंट आ सकता है सोशली एंड स्पिरिचुअली। आप कनेक्टेड ही नहीं है, अपने आपको वीक समझ रहे हैं स्पिरिचुअली। अब ना सोचें कि जी सिर्फ इस्लाम की मैं बात करें, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग एल्स। स्पिरिचुअलिटी इज योर माइंड बॉडी कनेक्शन। ठीक है, आपका माइंड बॉडी कनेक्शन ही नहीं है, आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं है, आपको अपने सराउंडिंग्स की उस तरह से नो हाउ ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं जो मैटर करते हैं एज पर आवर मॉडल, जिसके अंदर इनमें से किसी में अगर कहीं खराबी आती है, इंसान ट्रॉमा से सफर करता है, या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी बाज़ औक़ात होते हैं, और वो भी ट्रॉमा ही की एक आउटपुट है एज पर न्यू रिसर्च। जी, आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया। आई होप कि सबको वैसे ही समझ आए जैसे मुझे समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि
तो अब नॉर्मल इंसान तो नहीं ट्रॉमा से गुजर रहा होता, तो इसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, हमारी अनाज होते हैं उनमें इस अगर हम स्पेसिफिकली ट्रॉमा की बात करें तो वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट कर रहा होता है? राइट, आपका क्वेश्चन एक नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तो लेट मी कट देम, उसका एक एक को हम एड्रेस कर सकते हैं मे बी। अब इफेक्ट क्या है? नंबर वन के चाइल्डहुड से ही चले हम, अच्छा है, इट्स गुड आइडिया कि हम चाइल्डहुड से स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्डहुड। अब इफेक्ट क्या है? एक बच्चा है, उसने ट्रॉमा विटनेस कर लिया, और ट्रॉमा जो है वो नॉर्मल इंसान भी विटनेस कर सकते हैं। yes. मतलब मेरी से किसी की मिस्टेक हो जिंदगी, गई थी, नॉर्मैलिटी से मेरा मुराद ये था कि ट्रॉमा एक वो है आई कि अंडरस्टैंड जब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो जीपीए थोड़ा आ जाए ना, तो वो भी ट्रॉमा है। टीचर ने डांट दिया, आज थीसिस में गलतियां ज्यादा निकाल दी, टीचर ने पेपर उठा के आपको मुंह पे मार दिए, तो आपको फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, या टीचर बाइस्ड है, तब भी बड़े ट्रॉमा आपका रहता है, फिर आप सारी लाइफ जो है ना वो सुपरवाइजर से रहता है। सॉरी, चाइल्डहुड की बात अगर हम, बच्चों का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, पहले तो हम डेवलपमेंटल स्टेज 7 साल की उम्र तक, इसमें इंसान का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। और अगर कोई ट्रॉमा हम विटनेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रॉमा भी है। बायोलॉजिकल ट्रॉमा को हम अगर डिफाइन करें तो जिस तरह ड्यूरिंग बर्थ कोई बच्चे जो है वो उस तरह से कोई डेफिशिएंसी आ गई है, कोई डैमेज आ गया है, तो ये भी इसी में कंसिडर होता है, समथिंग एल्स, बट समहाउ वी हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ वो मुस्तकिल जो है वो 7 साल की उम्र तक माँ बाप का निगलेक्ट देख रहा है, शदीद ट्रोमेटिक सिचुएशन है, उसमें क्या हो रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है या कम हो जाती है। इस एज तक बच्चे का ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, और उसमें क्या है, ब्रेन की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि रुक जाती है, रुकती नहीं है, बहुत स्लो हो जाती है। बच्चा जो है वो 3 साल की उम्र का है, लेकिन वो 2 साल की उम्र तक का उसका ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। सो वहां से शुरू करें, और उसके बाद बाजू का ये होता है कि बच्चा ग्रोथ ठीक कर रहा है उसकी, यानी कि वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, लेकिन उसकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पाती, यानी वो लोगों से रिलेट नहीं कर पाता, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं लोगों में जाके बात करना कैसा है, ठीक है। ये 7 साल तक के कुछ डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं। बाजुकात बच्चा जो है वो ये इम्पल्सिव हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, उसको अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये भी एक रीजन हो सकता है। मैं सारी डीएसएम को जरा ना आम अल्फाज में कोशिश कर रही हूँ कि मैनेज कर दूं कंडक्ट डिसऑर्डर को जो है वो सिम्टम्स में कन्वर्ट करके, तो वो इन सिम्टम्स में भी जा सकता है। और उसके बाद 7 से लेकर 10 एज है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। मैंने 10 साल की बात की है, मैंने 12 साल की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अब जो है हार्मोनल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस बहुत अर्ली रिपोर्ट हो रहे हैं। सो हम अब 12 साल को ऐड करते हैं, लेकिन हम 7 से 12 तक की रेंज के ऊपर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब आपकी बॉडी में तब्दीलियां आ रही हैं, आप हार्मोनल आपके चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी जात के ऊपर जो है वो सोच रहे हैं, आप कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। सोचे इस स्टेज में ट्रॉमा आता है, और अमूमी तौर पे इस स्टेज में ट्रॉमा कौन सा आता है आप भी अवेयर हैं, ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज होता है, ज्यादातर, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि ये इस स्टेज के बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। जो परपिट्रेटर्स होते हैं वो इस एज के बच्चों को ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ये बच्चे ना बोलेंगे खौफ के मारे, ना बच्चे रिपोर्ट करेंगे, ये बच्चे वीक होते हैं, लेकिन इनकी बॉडीली ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं जिसके हम बहुत बहुत लंबी के टाइम के लिए बातें कर सकते हैं, बट दैट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्टेज में वैसे तो पेरेंट्स को जो है ना वो काबू वाली नजर रखनी चाहिए, लेकिन एनीवेज इस स्टेज पे जब प्रॉब्लम आती है तो फिर बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो क्या है, अगेन वो रिबेलियस हो जाएंगे, किसी ना किसी शख्सियत के बिगाड़ से मुतालिक जो अमराज हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, उनमें वो चले जाएंगे, या वो खुद
पर फिर वो खुद जो है अब्यूजर बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो है वो आपको स्कूल में बुली कर रहे होंगे दूसरे बच्चों को, क्योंकि वो खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो चीज उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो दूसरों के ऊपर करना शुरू हो जाएंगे या बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को दुनिया से। ठीक है, ये भी एक एस्पेक्ट है। और उसके बाद फिर जहरा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ड्रग्स एडिक्शन है। अब इसी अमूमी तौर पे जो टारगेट एज है ड्रग्स एडिक्शन के लिए वो भी यही स्टेज है, वो यही वाली एज है। तो वो इस तरीके से इस चीज में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अहम चीज जो मैं एज इन केस स्टडी डिस्कस करूंगी। आई हैड अ क्लाइंट, मेरा एक मरीज था और वो सफर था। और था भी वो बड़ा लाइक और इंटेलिजेंट बच्चा। वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसको अगले अगली क्लास में किया जाता था। अब ऐसा बच्चा वालिदैन को समझना है क्या हुआ है, वो लेके गए जी साइकाइट्रिस्ट के पास। साइकाइट्रिस्ट के पास गए तो साइकाइट्रिस्ट को जो है इन्होंने स्टोरी बताई जी, बच्चे को नींद नहीं आती, बच्चा जो है तंग करता है, लड़ाइयाँ करता है। बच्चे को साइकाइट्रिस्ट जी ने कंडक्ट डिसऑर्डर की उसमें डाला खाते में, उसको दिए सेडेटिव्स कि चलें जी ये अब जो है ना ले जाए घर और ये सुकून करे। रूट नहीं पकड़ी किसी ने भी। ठीक है, जब रूट नहीं पकड़ी तो वो दवाइयों पे लग गया। अब वो वालिदैन ने, क्योंकि हम पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन बड़ी खूबसूरती से करने में बड़े प्रो है इस मामले में, हमारा ये कौमी मेरे ख्याल से मशगला है सेल्फ मेडिकेशन का। तो क्या किया वालिदैन ने, दवाई दे दी, बच्चा सो गया। अब वो जब बच्चे का फिर आउटबर्स्ट आता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है ना, ट्रॉमा तो वही है, वो तो उसने प्रोलॉन्ग करना है, तो उसने चलना चलते रहना है। वो जब बच्चा गुस्से में आया वालिदैन का, वो दवाई दो दवाई दो दवाई दो, वो उसको उठा के सेडेटिव दे दिया। अब बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट खुद नहीं हुआ, उसके डॉक्टर से शुरू हुआ, उसके वालिदैन की मेहनत थी। और फिर वो चल सो चल, फिर उसने सीख लिया कि ये दवाई मुझे हेल्प करती है, और फिर वो उसके अगले से अगले से अगले लेवल पे जाता चला जाता है। सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस आर मोर डेंजरस देन एनी अदर ड्रग। ठीक है, सो ड्रग्स एडिक्शन एक अगला इफेक्ट। ठीक है, और एनी prescription drugs, because I have seen people who are dependent upon benzodiazepines and they know the whole category of it. Sometimes आपके पास आ कहते हैं वो जी फलानी जो दवाई है, मैं नाम इससे नहीं लूंगी कि बिकॉज ये मेजोरिटी लोगों ने देखना उनको ना आइडियाज मिल जाए। मैं इसीलिए सॉल्ट पे जा रही हूँ जी, वो फलानी दवाई से ना मुझे बड़ा आराम आता है, तो आप उसी नेचर की मुझे दवाई दे दें। ठीक है, सो वो बच्चे का एक पैटर्न सेट हो गया, लेकिन वो ट्रॉमा तो वहीं पे ही रहा, वो पड़ा पड़ा वहां पे कैंसर बन जाता है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो ना चाहते हुए भी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत आम है। आज से अगर 7 साल पहले मैं देखूं, मैं अगर 5 साल पहले देखूं, तो मैंने कभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज्यादा नहीं मेरे पास केस रिपोर्ट होते थे। अब मैं जिस मरीज को भी देख रही हूँ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, एटलीस्ट ट्रेड्स के साथ मेरे पास आ रहा है। और इन द एंड जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं एंड एक्सप्लोर तो ट्रॉमा ही निकलता है। तो फिर वो क्या होता है कि वो फिर सोसाइटी पे निकल रहा है कि परवर्टनेस जो है बहुत ज्यादा आ रही है। तो उसकी रीजन भी यही है कि इस तरह के हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। सो ये बच्चों के लेवल पे मैं बता रही हूँ कि इस तरह से एक बीमारी जो है वो भगवान चलती है। और ड्रग्स है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक तो बॉर्डर लाइन है कि बिल्कुल ही आप दूसरों को मैनिपुलेट करो, नार्सिसिज्म आ जाता है। नार्सिसिज्म खुद पसंदी, खुद परस्ती। अब इस बीमारी को लोग समझते हैं जी ये तो बड़ा तकबुरा हुआ है, जबकि नार्सिसिज्म का भी रूट कोज जो है वो लो सेल्फ स्टीम है। वो खुद को कुछ नहीं समझता, इसलिए वो खुद को बहुत कुछ समझता है। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो और उसकी रीजन भी यही, कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई एक्सपीरियंस। अच्छा, फिर एक और है, बाजू का कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो उनके बहन भाई उसको उसको बुली कर रहे होते हैं, तो वालिदैन कहते हैं तुम ना छेड़ो, वो तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम ना छेड़ो, तुम ना इसकी करो। वो कभी आपके नाक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कभी आपके फीचर्स पे कमेंट कर रहे हैं, वो कभी आपको मोटू कह रहे हैं, कभी आपको पतलू कह रहे हैं। कहने को ये आम अल्फाज है। वो जी अच्छा तुम स्ट्रांग हो जो मेरा बेटा, तुम स्ट्रांग हो जो बेटा है या बेटी है। ठीक है, अब मैं एक्सट्रीम से थोड़ा लेस एक्सट्रीम पे भी आ रही हूँ। अब उससे क्या हो रहा है, वो बच्चा जो है वो तो जाहिर है उसकी पर्सनैलिटी है, और इस तरह के अल्फाज अल्फाज असर रखते हैं।
तो वो इस तरह के अल्फाज आप दे रहे हैं उस बच्चे को, और फिर आप कहते हैं जी नहीं नहीं तू स्ट्रॉन्ग हो जा, और किसी को पता नहीं चलता। वो जब बच्चा 30 साल का होता है तो बेचारा एंजाइटी का मरीज होता है, वो बेचारा जो है लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होता है। आगे से वालिदैन कहेंगे इससे तो प्यार ही हमने बड़ा किया, ये जरा हमारा कमजोर बच्चा था ना, तो इससे तो हमने बहुत तवज्जो दी है, इसके ऊपर तो हमने बड़े तवज्जो दी है, इसको बड़ा इस पे हमने पैसा भी खर्च किया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन वो जो जुमला था ना उसको मोटू पतलू कहने का, या उसके नाक या आंख पे कमेंट करने का, या उसकी बातों का मजाक उड़ाने का, उसको डैमेज कर चुका हुआ है। ठीक है, तो वालिदैन को भी इस पे देखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कोई हादसा बड़ा ही हो तो हम उस पर रिस्पॉन्ड बैक करें। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे अल्फाज आपकी जिंदगी में हादसे से कम नहीं है, और स्पेशली एक बच्चे के लिए, जबकि उसकी एज है जिसमें कि वो कॉन्शियस है, वो अपने बॉडी कॉन्शियस है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर, आई गेस. Is it sufficient, or maybe we can talk about it a lot? Yes, ma'am, of course. हाँ. It is sufficient. तो मैम जैसे आपने बात की कि पेरेंट्स जो है वो इतना फोकस नहीं करते इन छोटी छोटी बातों पे कि कोई किसी और को कुछ बुरे नाम से पुकार रहा है, तो वो कहते हैं कि आप कोई बात नहीं, आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ ताकि वो आपकी वीकनेस जो है वो खत्म हो जाए। तो ये तो उसका ट्रॉमा अनट्रीटेड रह गया, उसका इलाज नहीं हो सका, उस पर फोकस ही नहीं किया पेरेंट्स ने। तो मैम अगर ट्रॉमा अनट्रीटेड रह गया है तो अब उसका क्या वो ट्रॉमा डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम उसकी कंडीशन है? Obviously. यस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है कि हम इन छोटी छोटी बेसिक बातों ट्रॉमा पे भी। था. um, am I audible? Because मेरे पास ये okay. यस यस मैम। Okay, so the basic thing is कि छोटा था या बड़ा था, जिंदगी का एक्सपीरियंस वो था, और उसकी वजह से क्या क्या कुछ हो सकता है। आप अब्यूजर बन सकते हैं, आप सीरियल किलर बन सकते हैं, सीरियल किलर्स की कभी हिस्ट्री पढ़ के देखें, आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज, आप नार्सिसिज्म में जा सकते हैं, आपको कोई शख्सियत का बिगाड़ आ सकता है, आप ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं, आपको ओसीडी हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, अमराज हैं, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, जिस चीज को भी आप कैच कर लें आफ्टर दैट ट्रॉमा। जी मैम। तो मैम आपने अभी बताया था कि जो डोजेज है ना, डोज का एडिक्ट होना, ये इसका कोई इलाज नहीं है ट्रॉमा का। तो फिर मैम हम ट्रॉमा से हील कैसे हो सकते हैं और इसका क्या सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज है कि हम पहले नंबर पे अब एक अहद करें कि हर बंदा जो है ना अपने आसपास बैठे जो आम लोग हैं उनको ट्रॉमा के बारे में बताएं क्या है। हमारे वालिदैन, हमारे घर में, हमारी फैमिलीज में रिलेटिव्स हैं, उनको बताएं कि अगर बच्चे को कोई इस तरह मजाक उड़ा रहा है इसको अवॉइड करें। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होना, एंड देन ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड सर्विसेज होना, एंड देन ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड डॉक्टर्स को होना। सबको ये एक बेसिक लेवल पे मैं बता रही हूँ कि इट्स एन आइडियल सिचुएशन, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, बिकॉज ट्रॉमा में आप ये नहीं कर सकते कि आए जी मैं आपको काउंसलिंग करूँ, आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर कोई फिजिकल या सेक्सुअल है उसकी काउंसलिंग में आपकी स्पेस कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बच्चे को आप उसी तरह ही बिठा दें, आपने उसको टच करना है या नहीं करना। क्या पता कुछ बच्चे ऐसे जिनको टच चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए मे भी हम किसी एक सीरीज का आगाज करें और जिसमें हम बात कर सकें सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर। ये दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि ट्रॉमा क्या है, मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट इन सम अदर सेशन और सीरीज में भी। यस मैम, इंशाल्लाह हम जो है ना ये कर रहे हैं, संडे लाइव सेशंस होंगे ये हमारे हर संडे, जैसे भी आपका और हमारा हम दोनों का टाइम फिजिबल होगा। हम इसकी पूरी ट्रॉमा सीरीज बना रहे हैं जिसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हम हमारी ही एज में हम ये सारा देख रहे हैं कि कोई भी इतना फोकस ही नहीं कर रहे, कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा इस बात पे कि हमें उनकी बच्चों की ग्रोथ में कोई अटेंशन देनी है, और वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ देखना है। तो हम इंशाल्लाह ये सारी संडे सीरीज बनाएंगे और इसके एक एक टॉपिक पे हम डिटेल डिस्कशन जरूर होगी इंशाल्लाह।
हमारे चैनल पे। तो इंशाल्लाह, मैम इंशाल्लाह, I would love to participate. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन। सो मैम अब हम अब अल्लाह अपनी हाफिज़। जी डिस्कशन को एक सेकेंड सर, लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि हम अगर डिस्कशन को अगर अपनी कंपाइल करें कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रॉमा के जो बात करते हैं ना हम ट्रॉमा की, तो उस पे जब हम देखते हैं कि लोग बहुत हेजिटेट करते हैं और बजाय इसके कि उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसके अंदर अपनी एफर्ट्स उसमें लगाएं, वो अपनी एफर्ट्स उसको हाइड करने में लगा रहे होते हैं कि किसी को पता ना चले कि कोई मसला है। तो मैम हम इस स्टिग्मा को कैसे खत्म कर सकते हैं, आपकी अगर कोई एडवाइस मिल जाए तो। I can't hear you. मैम हम इस स्टिग्मा को, ये जो स्टिग्मा अच्छा, बन गया जी ट्रॉमा के बारे में बात करने का, इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, आपकी इस पे क्या एडवाइस होगी? so what I understand is, right, I'm sorry, वो आप क्योंकि अभी इंटरनेट का कनेक्टिव मुझे समझ आई है, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टिग्मा के ऊपर किया स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट सेशन। मैं नेक्स्ट सेशन में भी हम बात करें कि सब है वो है, आपको पता लगेगा सेशन करके के ऊपर जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमको सोल्यूशन निकाल सके। और अगेन ये भी एक लंबा ही क्वेश्चन है और आई कैन सी कि 6 मिनट्स रह गए हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए। अगेन बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और मुझे यकीन है कि जितना मुझे इंफॉर्मेशन और हेल्पफुल मेरे लिए हुआ है, इतना ही हमारी ऑडियंस के लिए भी होगा जो हमें बाकी सुनेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।